हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग जर्नल एंट्रीज टॉपिक में गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को सीखेंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रहने वाला है। ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किन किन तरीके की होंगी, तो बेसिकली हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को कवर करा है। पहला है हमारा ड्राइंग इन गुड्स, मतलब अगर हमारा प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगाए हुए स्टॉक को, जो उसने परचेजेस करी थी, उन्हीं में से कुछ सामान निकाल लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उस पर्सनल यूज वाले गुड्स को हम लोग ड्राइंग्स की टर्म में बात करेंगे। दूसरा होता है हमारा चैरिटी। देयर मे बी सम केसेस और फ्यू इंस्टेंसेस वेयर द ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज प्रोपराइटर, may distribute his goods as charity to poor people or to any organization or some NGOs। तो वो चैरिटी हम किस तरीके से डील करेंगे अपनी जनरल एंट्रीज में, हम उनके बारे में देखेंगे। There will be many chances where, in case of new production specifically, to test whether the product is successful or not, the organization distribute their goods as free sample। अगर इस तरीके का कोई केस है जहां पे गुड्स को फ्री सैंपल की तरह बांटा जा रहा है, तो उस केस में हम जनरल एंट्रीज को किस तरीके से पास करेंगे वो भी हम देखेंगे। या फिर फोर्थ केस हमारा बनता है कि अगर हमारे गुड्स या तो चोरी हो गए हैं या हमको नुकसान हुआ है हमारे स्टॉक में ड्यू टू सम एक्सीडेंट, दैट इज फायर और एनी अदर फ्लड, फेमाइन, एनीथिंग दैट कैन बी। तो ये 4 केसेस हम लोगों को डील करने हैं और इनको डील करने के लिए हम लोग आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस लेके आए हैं। सबसे पहले हम डील करेंगे ड्राइंग इन गुड्स को लेकर के। ड्राइंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब प्रोपराइटर अपने स्टॉक को अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, उसको ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, प्रोपराइटर के द्वारा की जा रही है, और प्रोपराइटर का अकाउंट इज इन नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्राइंग भी मेरी पर्सनल नेचर के अकाउंट में ही आएगी। और ड्राइंग्स को डील करने के लिए मेरे पास जो रूल लगेगा वो अगेन पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई करेगा। ये बात आप लोगों को समझ आती है? मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि पर्सनल अकाउंट में जो रूल लगता था, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बेसिकली हम लोगों को जो देखना होता था कि बिजनेस से अगर कोई पैसा रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट हो जाया करता था, और क्रेडिट द गिवर, अगर बिजनेस को कोई पैसा दे रहा है तो जो बिजनेस को पैसा दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर दिया करते थे। ठीक हो गया? तो अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि ड्राइंग्स प्रोपराइटर का पर्सनल अकाउंट है और प्रोपराइटर सामान निकाल के ले जा रहा है, तो बिजनेस दे रहा है, मतलब जो प्रोपराइटर है ही इज द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट हमारे डेबिट साइड पे आएंगे। अगर आपको इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन लगती है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ड्राइंग्स हमारी कैपिटल का ऑपोजिट होता है। तो सिंपली जब कैपिटल हमारी क्रेडिट साइड पे आती है, क्योंकि प्रोपराइटर ने दिया है बिजनेस को कैपिटल, ठीक है, बिजनेस के लिए प्रोपराइटर इज द गिवर हियर, तो इसीलिए हम लोग कैपिटल को क्रेडिट साइड पे करते थे। तो कैपिटल का ऑपोजिट है तो कहाँ आएगा? ऑब्वियस सी बात है, डेबिट साइड पे आएगा। तो इसीलिए हमारी पहली एंट्री जो बनेगी वो होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब मेरे को क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है? क्योंकि मेरी जो स्टॉक है, जो मेरी परचेजेस अकाउंट में मैंने जितना भी अमाउंट लिखा था, अब वो कम हो रहा है इस सामान को विड्रॉ कर लेने की वजह से, इसलिए हम परचेजेस को यहाँ पे कम कर देंगे, परचेजेस को कम करके दिखाएंगे। और रही बात हमारे अमाउंट की, तो देखते हैं कौन सा अमाउंट लिखेंगे हम लोग। हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में 2 अमाउंट दिए गए हैं, एक है सेल प्राइस और एक है कॉस्ट प्राइस। Now the thing to be considered here is कि मैं कौन सा अमाउंट लूं, या तो सेल प्राइस वाला या कॉस्ट प्राइस वाला। अब मुझे आप लोग एक सवाल का जवाब देंगे कि क्या अभी तक मेरी सेल मटेरियलाइज हुई है? मेरा कहने का मतलब है कि क्या अभी तक मैंने सेल
कर दी है? आंसर है नो। तो जब सेल हुई ही नहीं है तो सेल प्राइस को क्यों लेंगे? ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जब भी हमारे गुड्स से रिलेटेड कोई भी स्पेशल ट्रांजैक्शन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे, उन सारे केसेस में हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग 400 रुपीज़ की ड्राइंग्स दिखाएंगे और 400 रुपीज़ से हमारी परचेजेस मतलब कि स्टॉक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन की अपनी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग गुड्स withdrawn by proprietor. Is this okay? So now let us see the next transaction, that is good given away as charity. अब हमने जब चैरिटी कर दी तो चैरिटी मेरे एक्सपेंस के नेचर का होता है। यहाँ तक की बात समझ आ गई? और अगर आप लोगों को याद हो तो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता था all losses and expenses to be debited and all incomes and gains to be credited. तो चैरिटी क्योंकि मेरे एक्सपेंस का नेचर है तो चैरिटी ऑब्वियसली मेरे डेबिट साइड में आएगी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, अब टू साइड पे क्या आएगा? अगेन क्योंकि ये गुड्स जब मैंने गिव अवे करे एज चैरिटी तो अगेन मेरा स्टॉक कम हो गया। मैंने जितने अमाउंट की परचेजेस करी थी अब मेरे बुक्स में उतने अमाउंट से परचेजेस नहीं दिखनी चाहिए, परचेजेस कम हो जानी चाहिए। और जब हम परचेज करके लाए थे तो हमने डेबिट साइड पे रखा था, और अब क्योंकि हम लोग परचेजेस को कम कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस रीजन से वो हमारे क्रेडिट साइड पे आएगा। The concern is again whether we have to consider sale price or the cost price. As discussed earlier, सेल प्राइस हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि अभी हमने सेल नहीं करी है। हमने तो सिर्फ कॉस्ट पे जो गुड्स थे वो हमने चैरिटी में दिए हैं और हम लोग कॉस्ट को ही कंसिडर करेंगे। लिख लेते हैं इसकी नरेशन। बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। नाउ व्हाट आर दोज फ्री सैंपल्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज फ्री सैंपल्स? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो ये कंपनी का एडवर्टीजमेंट का एक तरीका होता है, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने का, पब्लिक करने का एक मेथड होता है फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री सैंपल्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको हम एज एन एडवर्टीजमेंट कंसिडर कर रहे हैं, और आप लोगों को ये भी पता है कि एडवर्टीजमेंट बिजनेस का खर्चा होता है, अगेन ये एक नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेगा इसके ऊपर। और सेम हम प्रीवियस ट्रांजैक्शन जैसे हमने करी थी चैरिटी वाली, उसी तरीके से इस ट्रांजैक्शन को भी करेंगे। और जो हम अमाउंट लेंगे ऑब्वियस रीजन से हम लोग अब सेल प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सेल नहीं करी है। This is not my sale, this is my only distribution as free sample, this is my expense, so I'm not going to consider this, I will consider the cost only. So let us put it in the entry, and the entry will be advertisement expense. हम लोग फ्री सैंपल एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि इसकी वजह से भी मेरा स्टॉक कम हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट ही करूंगी। अमाउंट आ जाएगा 1000 एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो 1000। बीइंग गुड्स distributed as free sample. Free samples. Let's look into the next transaction, which is loss of goods by theft or fire. या तो आग लगने की वजह से या चोरी हो जाने की वजह से हमारे गुड्स का नुकसान हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन में हमें जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो लिया है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब अगर थेफ्ट होता तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट ऐसे करके लिख लेते। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, सेल प्राइस है 1000, मेरे किसी काम का नहीं।
कॉस्ट इज 800 रुपीज। अब इसकी एंट्री क्या डलेगी, यहाँ पे वर्ड आपको साफ साफ दिया हुआ है लॉस। तो जब लॉस साफ लिख ही दिया तो कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का ही तो रूल लगेगा, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो सिंपल सा अगेन इसकी एंट्री बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन वाज दिस। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, कोई इस चीज में दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इज दिस ओके? अब हम आगे चलते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि हम लोगों ने लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट को कंबाइंड फॉर्म में देखना है। तो ये रहा मेरा वो एग्जाम्पल मुझे बोलता है गुड्स वर्थ ₹70,000, मतलब 70,000 रुपए के गुड्स, एंड कैश वर्थ ₹25,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। तो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक लॉयल एम्प्लॉय था जो उनको धोखा देके चला गया और 70,000 का तो सामान उड़ा के ले गया और 25,000 रुपए जो गले में कैश रखा था वो भी उठा के ले गया। तो अल्टीमेटली उस एम्प्लॉय की वजह से कितना नुकसान हुआ, लॉस बाय थेफ्ट कितना है यहाँ पे, 95,000 का। ओके, तो ये तो हो गया पहला नुकसान। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, एंड ऑल्सो, मतलब अभी नुकसान हुआ नहीं है, देयर वॉज अ फायर ऑन द स्टोर ड्यू टू विच गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड। भाई साहब इनके दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। तो पहला तो एक एम्प्लॉय चोरी करके ले गया और जो बचा कुचा था उसने माचिस की तीली से आग लगा दी और गोडाउन में आग लगने की वजह से 1,00,000 रुपए का स्टॉक और खत्म हो गया, चौतरफा नुकसान। लेकिन अब अगला है एक साइ ऑफ रिलीफ जिसमें लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी मान गई, ठीक है भाई साहब आपका जेन्युइन आग लगा था, आप लोगों का जेन्युइन नुकसान हुआ है आग की वजह से। अब जब ये इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो मैं इस इंश्योरेंस को कंसिडर कर रही हूँ फायर इंश्योरेंस, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। ये बेसिकली दो पार्ट्स थे, मैंने इसको कंबाइन किया है एक पार्ट में। तो मैं इसको कंसिडर करूंगी कि हमने जो इंश्योरेंस एडमिट करवाया है वो सिर्फ इस 1,00,000 रुपए का ही एडमिट हुआ है, ठीक हो गया। अब कंपनी पेड 60% ऑफ द क्लेम अमाउंट। ओहो मैम, मतलब 1,00,000 रुपए के बजाय आपको ओनली 60% मिलेगा। देखते हैं। तो अभी हम लोग ट्रांजैक्शन, इस पूरी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी एंट्री डालते हैं। मेरा नुकसान हुआ है 95,000 रुपीज का, यहाँ पे जो उस एम्प्लॉय की वजह से हुआ है, ठीक है। तो चोरी अलग एंट्री, आग लगना अलग एंट्री बनाते हैं। लॉस ऑफ गुड्स, या एक सेकेंड, इतना लंबा क्यों लिखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट करके लिख लेते हैं। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू। अब बताइए क्या क्या यहाँ पे आएगा। आप बोलोगे मैम सिंपल सा परचेजेस लिख दो। भाई देखो, जहां पे मेरा अगर स्टॉक कम हुआ है इस चोरी की वजह से, वो अमाउंट तो परचेजेस में आएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो क्वेश्चन में 25,000 का कैश भी चोरी हुआ है, तो कैश भी तो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, ठीक हो गया। तो परचेजेस अकाउंट में आया 70,000, कैश में आएगा 25,000, एंड लाइक वाइज मेरा टोटल जो चोरी की वजह से नुकसान हुआ वो हुआ है 95,000 का। डज दिस मेक सेंस? नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग गुड्स एंड कैश वर स्टोलन, चोरी हो गया। खत्म करें बात को। दूसरी एंट्री, आग लगी है, आग लगवा देते हैं और आग लगने की एंट्री का लॉस बुक कर लेते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, ये तो एंट्री एग्जैक्टली पीछे वाली ही है जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। टू परचेजेस अकाउंट, 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज का स्टॉक कम हो गया,
कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मैंने 1,00,000 रुपया लॉस में बुक कर लिया अपने अकाउंट्स के अंदर, और लाइकवाइज मैंने साइमल्टेनियसली अपना परचेजेस जो मेरा स्टॉक था उसको घटा दिया 1,00,000 रुपए से। यहाँ लिखते हैं बीइंग गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि मैम हमने यहाँ तक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली हैं। एब्सोल्युटली यस। अब नेक्स्ट इवेंट जो हो रहा है, नेक्स्ट मेरे पास जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट करा है। ध्यान देंगे आप लोगों को कई बार क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे फुल स्टॉप कर देगा कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। व्हाट डज दिस मीन? कंपनी ने आपका हुआ नुकसान मान लिया है। अब जब कंपनी ने मान लिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया है आपको इतना नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब कंपनी आपको पैसा देने के लिए अग्री कर रही है। यस। और जब भी आपको कोई अग्री करेगा कि मैं आपको भविष्य में आपके हुए नुकसान की भरपाई करके दूंगा या पैसा दूंगा, तो हम उस इंसान को अपनी बुक्स में बना लेते हैं अपना डेटर। तो हम यही करेंगे। ये मेरी सेकेंड ट्रांजैक्शन का ए एंट्री है। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन की बी एंट्री, जहां पे मेरा क्लेम एडमिट हुआ है, हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू, जो लॉस बाय फायर मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था 1,00,000 रुपए का, अब उसको रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि अब लॉस तो खत्म हो गया ना, क्योंकि कंपनी पैसा देगी, अभी दिया नहीं है। लॉस बाय फायर अकाउंट, तो वो 1,00,000 रुपीस मैंने यहाँ पे हटा दिया, रिवर्स कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ। बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये शॉर्ट में लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा। अब आगे मुझे बोलता है कि कंपनी हैज पेड ओनली 60% ऑफ द अमाउंट। तो कंपनी ने मुझे कितना अमाउंट पे करा है? कंपनी ने मुझे पे करा है ओनली 60% ऑफ द अमाउंट, पूरा अमाउंट उन्होंने नहीं दिया है। तो मैम इसका मतलब हमारा जो 40% जो हमने लॉस था वो तो हमारा रह गया। बिल्कुल। अब वही हम करेंगे यहाँ पे सी पार्ट में। हम लोगों ने, कंपनी जब हमें इंश्योरेंस का क्लेम देगी तो वो हमें बैंक के एक चेक के थ्रू देती है, करेक्ट? तो हम लोग इसके लिए एंट्री पोस्ट करेंगे। हमारे पास बैंक आ गया, वी आर रिसीविंग द मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने यहाँ डेटर बनाया था, अब ये मेरा डेटर तो नहीं रहा, तो मैं इसको लिख देती हूँ टू इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी को आपने 1,00,000 रुपए से डेटर बनाया था, तो अब आप 1,00,000 रुपए से ही डेटर को खत्म करेंगे, क्योंकि कंपनी तो फुल क्लेम सेटल कर रही है। लेकिन बैंक में कितना आया? 1,00,000 का सिर्फ 60% ही तो आया है आपके पास। तो मैम इसका मतलब हमारे पास आया सिर्फ 60,000। तो एंट्री तो बैलेंस हुई ही नहीं। यहाँ पे डेबिट साइड में 60,000 और क्रेडिट साइड में 1,00,000, तो एंट्री कैसे बैलेंस होगी मैम? 40,000 कहाँ गया? 40,000 जो लॉस आपने यहाँ पे अभी हटा दिया था, हम वापस से इस में से 40,000 के लॉस को वापस रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट फॉर 40,000। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोग देखिएगा, ये दिस इज माई क्रेडिट साइड एंड दिस इज माई डेबिट साइड। क्या मेरी दोनों साइड ट्रांजैक्शन की मैच कर रही हैं, बैलेंस हो रही हैं? यस। हम नरेशन डाल लेते हैं। बीइंग क्लेम अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस। इज दैट ओके? तो ये रही मेरी पूरी की पूरी स्पेशल ट्रांजैक्शन गुड से रिलेटेड। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। मैंने आपको जैसा कि बोला था, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस आप लोगों को कोई भी इसमें क्वेरी है या आप कोई टॉपिक को जल्दी समझना चाहते हैं,
please do mention in a comment box. I will try to reply your query as soon as possible. Thank you so much. Have a good day.